नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इजराइल और अमेरिका एक साथ और सामने ईरान। इस युद्ध में इस वक्त जो अपडेट है वो अपडेट इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ाने की आशंकाएं प्रबल कर रहा है। संकेत बिल्कुल साफ हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये दोनों दुनिया भर में कथित रूप से सबसे ताकतवर जुगलबंदी है। कथित रूप से इसलिए क्योंकि जब कभी पाला पड़ता है ईरान जैसे मुल्क से तब पता चलता है कि कितने बाल हैं, सब सामने आ जाते हैं, तभी मुंडन हो जाता है। तो कथित तौर पर सबसे ताकतवर जुगलबंदी है और सामने ईरान जिसकी ताकत का आभास दुनिया को है ही नहीं है कि वो ऐसा कुआं जिसकी गहराई नहीं पता अब तक। अब यहीं पे बयाना हो गया उल्टा। भारत की फजीहत के बीच जो आइरिश डेना ईरान का युद्धपोत हिंद महासागर में अमेरिकी टारपीडो ने डुबाया, उसके बाद ईरान भभका हुआ था, बिल्कुल क्रुद्ध था। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का ट्वीट हमने पिछले कार्यक्रम में दिखाया था, आप सबने वो ट्वीट देखा पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सेट किया एग्जाम्पल ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है जो अमेरिका ने किया, लेकिन जो किया है अमेरिका ने इसका बहुत कड़वा स्वाद उसी को मिलने वाला है और 24 घंटे के भीतर ईरान ने बदला पूरा किया है। पर्शियन गल्फ में फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज को, व्यावसायिक जहाज को हिट किया है मिसाइल से। हेडलाइंस या खबर में अगर आप देखेंगे तो टैंकर आपको लिखा हुआ दिखेगा, ऑयल टैंकर, लेकिन ऑयल टैंकर ये जहाज ही कैरी करते हैं, उसमें जो तेल के जो है पोत होते हैं मालवाहक, वो टैंकर नॉर्मली उसको लोग लिखते हैं, कोट करते हैं। तो ये जहाज पर अटैक है। इसके अलावा एक खबर है अजरबैजान से, उस खबर को गौर से देखिएगा, हमारे यहाँ की एक आध हेडलाइन भी दिखा देंगे। उसमें हालांकि लिख रहे हैं अजरबैजान ने कहा है कि हम हिसाब लेंगे। ये भूल गए इतना जोश खरोश में लिखते समय कि अजरबैजान वही है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इनको समझ में नहीं आता है इस समय अजरबैजान अमेरिका के साथ है। वैसे भी अमेरिका, अजरबैजान अमेरिकी पाले का आदमी है, मतलब देश है। तो अजरबैजान पर भी अटैक हुआ है उसके एयरपोर्ट पर, तो भी यहाँ पर लग रहा है कि अजरबैजान भी भारत के पाले में आ गया। समझ में दुश्मन और दोस्त तय ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जनरल बख्शी ने आज 14-13 साल में पहली बार सही बोला कि शत्रु भाव ही नहीं पैदा हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है भारत के लोगों को, भारत की मीडिया को और भारत की लीडरशिप को कि हमारा दुश्मन कौन। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अजरबैजान का है उस पर बड़ा अटैक हुआ है, वहां भी तबाही की खबर है। अब इस सब के बीच जब हम फारस की खाड़ी, कुवैत और अजरबैजान की, तो इस पूरे रूट से होते हुए हम पहुंचेंगे भारत में जो कथित रूप से सबसे तेज न्यूज चैनल है उसके स्टूडियो में। वहां पर एक मेधावी एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, नाम लेना अब जरूरी और मजबूरी दोनों। उनका आपको झूठ कांड हम दिखाएंगे कैसे, मतलब क्लिप तो नहीं दिखा सकते, फोटो दिखा देंगे, क्लिप आप देख लो। इसके बाद भी अगर जैसे इस टाइप से अगर बेइज्जती हो ना स्टूडियो में, तो जिसमें थोड़ा सा भी सम्मान होगा, भीतर का स्वाभिमान होगा, या तो वो पब्लिकली माफी मांग लेगा कि हमको जानकारी की अभाव थी, जानकारी के अभाव में हमने ऐसा किया, और या तो 2-4 दिन फिर कैमरे के सामने मुंह नहीं दिखाएगा। लेकिन इन सबके हौसले को सलाम, दाद देनी पड़ेगी। लाइए हेमंत जी को, लाइए हेमंत जी को लाइए। नेटवर्क आने जाने में, इंटरनेट के चक्कर में काफी डिले हो गया लाने में, 2 बार इस वीडियो शुरू करने में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए सीधा मैं चलता हूं भैया, हेडलाइंस लाओ, हेडलाइंस लाओ। ये देखिए, ईरान का पलटवार, अब यूएस टैंकर पर ईरानी अटैक, जहाज में लगी भीषण आग। अगली हेडलाइन, आइरिस डेना के डूबने के कुछ घंटे बाद ईरान ने लिया बदला, यूएस टैंकर को लगाई आग, अरागची ने दी थी ट्रंप को चेतावनी। चलिए अब हम चलते हैं जरा, मतलब इंटरनेशनल मीडिया वहां से क्या रिपोर्टिंग है, हम इसको मिलाते हैं मैचअप करने के लिए ताकि पूरी डिटेल और ढंग की जानकारी मिले। लाइए स्काई न्यूज, लाइए एक एक करके दिखाते जाइए। स्काई न्यूज का ट्वीट है, ब्रेकिंग, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड सेज इट हैज हिट ए यूएस टैंकर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ एंड द शिप इज ऑन फायर अकॉर्डिंग टू द स्टेट मीडिया।
आगे चलिए, अगला स्काई न्यूज है, बिल्कुल क्लियर जो चीज हम कह रहे हैं उसमें बहुत स्पष्ट इन्होंने बहुत साफ साफ बता दिया है। ये देखिए, ये यूके एमटीओ, अभी मैं खाली फोटो दिखा रहा हूं, इसको डिस्क्राइब अभी आगे हेमंत भाई और करेंगे, इन्होंने डिफेंस भी कवर किया है। इसमें पूरा डिटेल है टाइम वगैरह के साथ, आप करीब से देख रहे होंगे, मुझे तो अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आगे हेमंत जी इसको सब दिखा देंगे, टाइम के साथ, डेट, टाइम, मीटर, क्या क्या है, रिपोर्ट डेट, जो अटैक है उस शायद अटैक से जुड़ा हुआ कुछ जो वार्निंग सिस्टम है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन इसके आगे चलिए, और आगे चलिए, ये इससे भी ज्यादा डिटेल आपको बताते हैं, जहां पर और डिटेल है, लाइए वो लाइए। ये देखिए बुलेटिन, ईरान वाज ब्रीफिंग यूएस टैंकर ऑन फायर आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय इरानियन फोर्सेज। इसके बाद वाला जो ट्वीट है इसमें काफी आपको डिटेल मिलेगा, वो पूरा हिंदी में बता देता हूं, उसको ले आइए जरा। इसमें डिटेल काफी है। अल मैदीन इंग्लिश, आईआरजीसी के जनसंपर्क कार्यालय ने घोषणा की कि आईआरजीसी ने आज सुबह खाड़ी के उत्तरी जल क्षेत्र में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और बताया कि जहाज में आग लगी हुई है। आईआरजीसी ने कहा कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और युद्धकालीन निर्णयों के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरना ईरान के नियंत्रण में है। उसने जोर देकर कहा कि सभी पक्षों को इन नियमों का पालन करना होगा और चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देशों या उनके सहयोगियों से संबंधित सैन्य, वाणिज्यिक और अन्य जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईआरजीसी ने आगे कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य को अवैध रूप से पार करने का प्रयास करने वाले किसी भी जहाज पर नजर रखेगा और उसे निशाना बनाएगा। अब आगे बढ़िए, ये पार्ट रहा एक, अभी खाली एक जहाज का। आगे चलिए, आगे चलिए, ये जहाज देखिए, जो फोटोग्राफ मिले हैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया से ही, ये फोटोग्राफ बताया जा रहा है कि उसी जहाज का है जिस पर मिसाइल अटैक किया और वो धो धो के जल रहा है। आगे चलिए, युद्ध में, ये पढ़िएगा जरा हेडलाइन ध्यान से, युद्ध में एक और देश की होगी एंट्री, बौखलाए ईरान ने एयरपोर्ट पर किया हमला तो अजरबैजान की दो टूक, हम जवाब जरूर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बौखलाए ईरान ने, किस देश के साथ क्या आप लगा रहे हैं वर्ड ना, एडजेक्टिव्स, उससे क्लियर होता है कि आपकी हेडलाइन का एंगल क्या है। यही जो ये लोग कर रहे हैं भाई, हम लोग यही तो किए हैं अपने जीवन में, और तो कोई काम किया नहीं, धनिया मिर्च दुकान चलाए नहीं है। बौखलाए ईरान ने, युद्ध में एक और देश की एंट्री होगी, किसके पक्ष में, इजराइल और अमेरिका के पक्ष में, वो बताने की कोशिश है। बौखलाए ईरान ने एयरपोर्ट पर हमला किया तो अजरबैजान की दो टूक के हम जवाब जरूर देंगे। ये लिखने वाले, ये सब चैनल यह भी नहीं सोचते कि अजरबैजान, ईरान हमारा दोस्त और अजरबैजान हमसे दुश्मनी निभाया, तो ईरान बौखलाया कि अजरबैजान बौखलाया, यह भी नहीं तय कर पाते हैं। मतलब ये उस टाइप लिख देते हैं कि पापा बौखलाए और मोदी जी ने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे हम आपके पापा। हाँ, मतलब यही नहीं कि अपने पिताजी को सम्मान देना है कि दूसरे को देना, पता ही नहीं चलता है भाई, बहुत नॉनसेंस है सब ये। विजुअल दिखाइए जरा, विजुअल दिखाइए। ये अजरबैजान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाखचिवान, नाखचिवान, नाखचिवान एयरपोर्ट। देखिएगा, तो यहाँ पे जोरदार धमाका हुआ है, इसके और भी अलग अलग एंगल से फुटेज आ चुका है। चलिए हो गया तो हटा दीजिए, विजुअल रुक रुक के चल रहा है, पूरा प्रॉपर विजुअल चलाइएगा पूरा। अगर साइड में तभी सवाल जवाब करेंगे तो साइड में ही प्रॉपर विजुअल चले। अगला जरा अगला विजुअल लाइए, ये विजुअल है इजराइल का विजुअल, जो अगला विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। यो यो واي واي اشتبع شمالات واي 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 اوه ماي جاش واو ترى ما اولך פה בוא תסתכל זוז בוא תסתכל איזה מכתש। इजराइल, मध्य इजराइल के नेस जियोना में अभी ये करीब 3 बजे के आसपास विजुअल आए, जो वहां पर धमाका हुआ है। उसके बाद दूर दूर तक आप देखिए, वहां जहां पर धमाका हुआ वहां पर तो गड्ढा हो गया है पूरा, और दूर दूर तक सब जो है वहां पर मलबा और पत्थर ईंट सब बिखरा हुआ है। ये इजराइल का है, यही लेटेस्ट है
अब महत्वपूर्ण इसमें दो है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, दो हिस्से महत्वपूर्ण है। एक अजरबैजान की एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, दूसरा ईरान का बदला। इन दोनों पे एक ही सवाल, उसके बाद मैं आपको अंजना ओम कश्यप वाली कलाकारी दिखाऊंगा। हेमंत भाई, बदला 24 घंटे मरागचिन जो कहा था वो तो हो गया। अब इसमें अलग विषय है कि बराबरी का हुआ, वहां 100 मरे थे, कितने मरे, लेकिन एक तो जहाज उड़ा ही दिया। और कमर्शियली ये ज्यादा बड़ा नुकसान है। कमर्शियली अगर पैसे का, क्योंकि अमेरिका तो पैसे वाला ही हिसाब किताब रखता है वो बनिया, ये कमर्शियली तो बड़ा नुकसान है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जहां तक शक्ति की तुलना करेंगे आप, तो ईरान का और अमेरिका का कोई मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि जिस धोखे के साथ ईरान के शिप को मारा गया है, फ्रीगेट को, अमेरिका ने इंडियन वाटर्स के अंदर, उसका बदला 24 नहीं 18 घंटे में ले लिया गया है। ये खबर करीब 2 घंटे पुरानी है। और उसके अंदर जो परिस्थिति बनी है, ये उत्तरी फारस की खाड़ी के अंदर हुआ है ये सारा काम। और इसके मायने देखिए आप, इसका मायना केवल एक तेल टैंकर नहीं है, इसका मायना पूरे के पूरे हार्मुज जल स्ट्रेट जो है उसके अंदर जो परिस्थिति बनेगी उसको देखिए आप, कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई है और जो सप्लायर्स की सिक्योरिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में, इसके बाद जब अमेरिका का भी अगर तेल टैंकर सुरक्षित नहीं है तो बाकी देशों का क्या होगा? सवाल इसका, इसके बड़े मायने ये, ताकि एक एक टैंकर को टारगेट किया वो तो एक चीज है ही है, उसके फॉलआउट्स क्या होंगे वो और ज्यादा गंभीर है। और जो बागची ने कहा था उसके बाद अब आशीष भाई नए नए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के नाते मुझे आप सबको बताना चाहिए बात। जो ईरान का जो जहाज टारगेट किया, फ्रीगेट, जिस तरीके से अमेरिका ने इंडियन वाटर्स के अंदर, उस पर तमाम सवाल अब परेशान करने वाले हो गए हैं भारत के लिए। बेसिकली क्या है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से उस जहाज को डुबोया गया, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का भारत और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट है, ठीक। अब सारा सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत की इंटेलिजेंस के ऊपर उसको डुबोया गया? क्योंकि इस एरिया के अंदर तो लड़ाई हो नहीं रही है, लड़ाई तो सारी की सारी मिडिल ईस्ट के अंदर है, वेस्ट एशिया के अंदर है। यहां कैसे ये हुआ? बेसिकली क्या है कि सैन्य समझौता हमारे यहाँ कोमकासा और लिमोया 2 समझौते हैं। इसके तहत भारत और अमेरिका जितना भी सेंसिटिव समुद्री डेटा होता है वो हम शेयर करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब सवाल यह कि यदि एक अमेरिकी हमलावर पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबोने के लिए साझा डेटा का उपयोग किया, तो जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद भारतीय बंदरगाह से रवाना हुआ जो जहाज था, उसको रक्षा साझेदारी के मूलभूत उल्लंघन का प्रतिनिधित्व माना जाएगा अगर उस पर अटैक होता है तो। ये देखिएगा, तो भारत की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, ये सब समझने की बात है। आईएनएस देना जो है ये मौज क्लास फ्रीगेट था, लेकिन फिलहाल के लिए बेशक सशस्त्र ना हुई, लेकिन भारत की जो समुद्री बैकग्राउंड है, पिछवाड़ा है, उसमें संचालित था ये। और अमेरिकी जो परमाणु संचालित हमला था पनडुब्बी का, उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। कहां इसकी कैपेसिटीज है, कहां उसकी कैपेसिटी है। लेकिन सवाल यह है कि इस सारे में परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। यदि देना के पास बहुत कम या कुछ भी युद्ध सामग्री नहीं थी, जैसा कि मिलान 2026 के प्रोटोकॉल में होता है, शांति प्रोटोकॉल में जब भी आप आते हो तो वेपन कैरी आप नहीं करते हो, तो हमला पूर्व निर्धारित जिस तरीके से किया गया, ये युद्ध की तरह कम दिखता है और ये बदला जा रहा दिखता है। और इसलिए जो रागची ने जो बात कही थी कि भारतीय नौसेना का मेहमान था ये जहाज, और उस पर गैर लड़ाकू मुद्रा में रहते हुए भी बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। तो ऐसा दावा बेसिकली अविश्वसनीय नहीं है आशीष भाई। ये सौहार्द और सहयोग पर केंद्रित जो है बहुपक्षीय जो भी नौसैनिक अभ्यासों में जितने भी युद्ध पोत आते हैं वो आमतौर पर लाइव वेपनरी नहीं लेके चलते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था। तो एक निर्धारित फायर ड्रिल के अलावा ये कोई काम नहीं करते। तो ऐसे में इसको टारगेट क्यों किया गया, ना इसको कोई वार्निंग दी गई? तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसकी मौजूदगी की सूचना भारत की तरफ से दी गई, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग का सारा हुआ है। अगर ये चीज सामने आती है तो फिर क्या करेंगे आप? सबसे बड़ा संकट वो आएगा। आप अपनी क्रेडिबिलिटी को डे इन एंड डे आउट खोते जा रहे हो। भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है। अब आपने बात की कि अजरबैजान और ये सारा, देखिए जो जो इस समय अमेरिका के साथ दिखाई देगा, ईरान इज नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। ईरान अपने मिशन पर लगातार लगा हुआ है, उसको ये पता है कि तुम्हें ये बख्शने वाले नहीं है। उसका खेल देखिए आप, ना तो इजराइल चाहकर भी ईरान के 100 किलोमीटर पे भी कब्जा कर सकता है। ये लड़ाई यूक्रेन और रूस की नहीं है,
ये वो वाली स्थिति नहीं है कि रूस कितना ही घुस जाए, वो एरिया हो जाएगा, ब्लैकमेल कर लेंगे टाइप, वो स्थिति यहां पर नहीं हो सकती। सोवरेनिटी उनकी, जो भी मर्जी देश का जो भी हो, उनकी संप्रभुता कभी खतरे में नहीं आएगी। ईरान अब दूसरा खेल कर रहा है आशीष भाई, जो मैं आपको बिल्कुल नई बात कहने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनिएगा उसको। जो वेस्ट एशिया के अंदर और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने हैं, जितने भी बेसिस हैं, उनको वो एक रणनीति के तहत टारगेट कर रहा है। आप समझिएगा इस बात को। और वो रणनीति क्या है कि जो अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं ये खाड़ी के, अब इनको ये समझ में आ जाएगा कि ये बेसिस यहां पे रखना ठीक नहीं है। जब तक ये बेस रहेंगे तब तक तुम निशाने पे लगातार रहोगे। इन बेसों ने कितनी सुरक्षा दी वो तो सारी दुनिया ने देख ली, जहां चाह रहा है ईरान ठोक रहा है। लेकिन इन देशों की जो हालत बनेगी, आप केवल उसकी बात को सोचिएगा। शिया और सुन्नी के बीच में लगातार तनाव रहता है, लेकिन जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, आप देख रहे हैं कि शियाओं के साथ मतलब सुन्नी की बिल्कुल एकजुटता ईरान के अंदर भी है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरी खाड़ी के अंदर। ठीक, तो इसने ईरान को तोड़ने की बजाय और ज्यादा मजबूत कर दिया। और गल्फ के देशों को यह समझ में आ गया कि अमेरिका का मेन प्रोटेक्शन इजराइल को है, खाड़ी को उतना नहीं है। तो ईरान अब उस खेल पे काम कर रहा है कि अमेरिका के 2-4 बड़े, जैसे एक उनका बहुत बड़ा जो क्या नाम है इसका रडार स्टेशन था, उसको ध्वस्त कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा, हजारों करोड़ उसकी लागत थी, पूरी के पूरे 5000 किलोमीटर की रेंज को वो कवर करता था, वो ध्वस्त कर दिया। अब ईरान का क्या है कि जितना बड़ा नुकसान अमेरिका के बेसिस पे कर दोगे, उतना ही जल्दी अमेरिका इस एरिया को छोड़ के भागने को मजबूर होगा। और अगर ईरान इन अटैक्स के जरिए अमेरिका को इस बात पे मजबूर कर दे कि 5-7 बेसिस खाली करने पड़ जाए, तो ईरान की तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। और कौन कौन से देश ये आफत को परमानेंट पाल के रखना चाहेंगे कि भाई अमेरिका के हमारे यहाँ बेस है, इसलिए ईरान हम पर अटैक कर देगा, ये देखना पड़ेगा आपको। तो ईरान बेशक अब एक तरीके से उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी इन्होंने, धोखे से जो भी किया, लेकिन ईरान अब एक बड़ा खेल खेल रहा है, और वो मिडिल ईस्ट से इनको, अमेरिकियों को वहां से भगाने के काम गेम पे लग गया है। और उसके अब गेम कुछ और भी है। अमेरिकन वाटर, जो ये इतने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो उसके निशाने पे है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर एक भी वाटर कैरियर, इसको अपने क्या नाम, एयरक्राफ्ट कैरियर को हार्म कर दिया, तो उसकी कीमत आपको पता है, हजारों हजार करोड़ की, एक नंबर एक। उन पे कितने कितने लड़ाकू जहाज है, कितना बड़ा युद्ध सारे का सारा, वो तो चलते फिरते पूरे के पूरे कमांड सेंटर है। अगर एक भी इसको एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर दिया, तो अमेरिका सदा सदा के लिए ईरान से हारा माना जाएगा। अब उस पॉलिसी पे काम हो रहा है, इसीलिए अमेरिका, आपने देखा होगा, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को छुपाता फिर रहा है, जो ईरान की पीछे वही मैं कह रहा हूं। तो ईरान अब इस पूरे खेल के अंदर मॉरल विक्ट्री इंश्योर करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और अभी उसने एक बात और कही आज, कि हमारा असली खेल तो आपने अभी कहीं देखा था, अभी तो अब हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें बची हुई, तो वो आप मान करके चलिएगा कि अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में। आप एक बात आओ ना आशीष भाई, 3 F-15 गिर गए, 3 F-15 गिरे कि नहीं गिरे? ट्रंप को बड़ा शौक था भारत के जहाज गिर गए गिनती बताने का, अब बता ले कितनी गिनती है। फिर क्या कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर के अंदर गिर गया, वो भी बकवास है। सीधा सीधा सबको पता है कि वो कैसे गिरे। ठीक, मैं जो बात कह रहा हूं कि जो अमेरिकन बेसों को अगर 2-3 को भी ये यहां से भगाने में कामयाब हो गए, तो अमेरिका का तो बचेगा क्या, और ईरान के पास खोने के लिए पहले भी कुछ नहीं। तो उनकी सॉवरेनिटी भी इंटैक्ट है, उनकी संप्रभुता इंटैक्ट है, उनका सारे का सारा डिसीजन मेकिंग इंटैक्ट है। आप रिजीम चेंज करने आए थे, उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया ईरान की एकता अखंडता को। आपके बेसिस वहां से भगा दिए जाए तो फिर आपका बचेगा क्या? इस लाइन पे ईरान अब काम कर रहा है। उनको अपना खोने की परवाह नहीं है, उनको अमेरिका को और इजराइल को सबक सिखाने की बात है। और आप केवल एक बात सोचिए, जो आज अमेरिका की हालात है, जिस तरीके का विरोध हर स्तर पे हो रहा है ट्रंप का, सीनेट, कांग्रेस से लेकर के, सड़कों से लेकर के, अपने सपोर्टरों से लेकर के, नोबडी इज स्पेयरिंग हिम, वहां के पूर्व सैनिकों से लेकर के, जनरलों से लेकर के, अपने रिपब्लिकन से, कोई भी तो नहीं छोड़ रहा उसको। और जिस तरीके से सैनिकों के बॉडी बैग्स जा रहे हैं वहां पर, वो सारी की सारी परिस्थिति। और वैसे में अगर जैसे आज रडार का काम कर दिया, सुबह सुबह रडार का पूरा स्टेशन उड़ा दिया, हजारों करोड़ लागत थी, पूरे रीजन की वो प्रोटेक्शन करता था, वैसा ही अगर एक खेल किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे हो गया, फिर क्या होगा? ईरान अब उस लाइन पे काम कर रहा है। और जो विदेश मंत्री कह रहे हैं ना, वो वैसे नहीं कह रहे, उनके पास वो क्षमता है, ये सारी दुनिया को पता है। दूसरा खेल इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपसे शायद चर्चा भी की थी पहले, जो चाइना ने अपने यहां खेल किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो खेल वो वहां भी कर रहे हैं अंदर खाने चुपचाप।
वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, सिग्नल्स जैम करना, बहुत सारी चीजें, वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट, और अपनी टेक्नोलॉजीज को वो ऑथेंटिकेट भी कर रहे हैं, जैसे भारत के साथ किया था। वो कैसे? लाइव कवरेज प्रोवाइड करके, किसकी क्या लोकेशन है, ताकि टारगेटिंग में आसानी हो जाए। तो सैटेलाइट बेस्ड जो पूरा सिस्टम है वो उन्होंने ईरान को ऑलरेडी दे रखा था, जो चाइना वाला है, और पाकिस्तान को भी दिया था, आपको ध्यान होगा, जिससे वो सटीक निशाना लगा पाए। तो रियल टाइम लाइव लोकेशंस और ये सारी चीजें, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, चाइना बहुत बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है ईरान की। और इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये ईरान इस लड़ाई को, देखिए, अगर आप ऑनेस्टली न्यूट्रली बात करेंगे, ईरान इस लड़ाई को कभी जीत नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ वार। लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ईरान इस लड़ाई को हार भी नहीं सकता मिलिट्री टर्म्स के अंदर। मिलिट्री टर्म्स में आप कैसे हारते हैं? या तो आपका एरिया मैंने कब्जा लिया, या उसके बाद मैंने आपकी सॉवरेनिटी खत्म कर दी, या मैंने आपका जो मैं करना, या आर्मी सरेंडर कर दी। तो वो सारी परिस्थितियां नहीं है। तो वैसे में क्या है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा करके वहां से भागने पे मजबूर कर दे, इससे बड़ी विक्ट्री भी ईरान की कोई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है वो उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और इस वार को जितना जल्दी फैलाएंगे, वो फैला क्यों रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि इजराइल और अमेरिका आतंकवादी देश है। अच्छा भला शांति से सब चल रहा था, उन्हें अटैक करने की क्या जरूरत थी? जब वो एटॉमिक फैसिलिटीज को खुद ये कहते हैं कि हमने ध्वंस कर दिया था, फिर यहां क्या करने आए थे? तो ईरान की बात में दम है, ईरान की बात में दम है, लॉजिक है उसकी बात में। हाँ। और रीजनेबली जो है ना, दे आर वेल प्लेस्ड टू हिट देम एंड हिट देम वेरी बैडली। ये दिख रहा है अब, और अभी तो और बुरा वक्त है। जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो वो बातें, आप कहो या मैं कहूँ, तो बहुत सारे लोग को नहीं गले सूत्रेगा, हजम नहीं होगा कि बैठ करके बिना मतलब का ज्ञान, और कुछ पता नहीं कुदरत का ऐसा है, जो बात हम लोग बोलते हैं उसी समय मेरे सामने, क्योंकि मैं लगातार अपडेट के लिए देखता हूँ, कुछ चीजें आ जाती हैं सामने। ब्रिगेडियर जनरल हैं ईरान के हैदरी साहब का वीडियो आया है। ये ब्रिगेडियर जनरल ईरान के हैदरी, जरा चला दीजिए तब मैं बताता हूँ हिंदी में जैसा बताते हैं। पहले थोड़ा सा उनको सुन ले लो। سرنوشت محتومی دارن، یعنی दो سرنوشت در انتظار اینا هست. अब ऑडियो बंद कर दीजिए, नीचे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने दीजिए, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे वो ट्रांसक्रिप्ट ज्यादा क्लियर होगा। देखिए नीचे चल रहा है ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में बता दूं। इन्होंने बोला, जब हम अपने इमाम के खून का बदला ले लेंगे तब शायद युद्ध खत्म करने के बारे में सोचेंगे। आप कह रहे हो वो आकर के वहां का पीटर हेस्गेट कहता है रक्षा मंत्री कि उसका एयर डिफेंस खत्म हो चुका, एयरफोर्स की ताकत खत्म हो चुकी, मिसाइली ताकत खत्म हो चुकी सारा। दूसरी तरफ आपका सेंट्रल ब्रिगेड पेंटागन को लिखता है कि हमें 100 दिन के लिए और जो है इंटेलिजेंस के ऑफिसर दे दो, 100 डेज के लिए, अभी वॉर 100 डेज तक जा सकती है कम से कम। उसमें भी लिखा है, वो आदेश मैंने दिखाया था लोगों को, जो लेटर उनको गया है उस पर जो खबर थी, मिनिमम 100 डेज के लिए हमें इंटेलिजेंस ऑफिसर दे दो, जो सेंट्रल कमांड लड़ रहा है युद्ध। वो इन्होंने क्या कहा, जब तक हम अपने ईमान का खून का बदला नहीं लेंगे तब तक शायद युद्ध खत्म करने के बारे में, तब शायद युद्ध खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक अमेरिका और इजराइल पर हमारे राष्ट्र की इच्छा थोप नहीं दी जाती। अब देखिए मामला ही उल्टा, ये पलट दिए। वो थोपने के लिए वो आए थे, चले तो वो थे ना कि हम हमारे हिसाब से तुम्हारे यहाँ शासन होगा, हम रिजिम चेंज करेंगे, मतलब ईरान को हम चलाएंगे। ये क्या कह रहे हैं हैदरी, कह रहे हैं कि ईरान तब तक लड़ेगा जब तक अमेरिका और इजराइल पर हमारे राष्ट्र की इच्छा नहीं थोपी जाएगी। तीसरा पॉइंट, चेतावनी, इजरायलियों को अब सायरन की आवाज के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अमेरिकी सैनिकों को भी गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये 4 पॉइंट्स थे जो अभी हमने वीडियो आपको दिखाया। अब जरा चलते हैं जो है हमारे देश के भी कुछ, हमारे देश में सर्कस का थोड़ा सा हिस्सा देख लीजिए इस गंभीर युद्ध के बीच में। भैया 2 खबर की हेडलाइन वो है, फोटो है, दिखा दो वीडियो। इस समय आप कार्यक्रम के बाद चेक करिएगा, इंडिया में इस समय सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है खबर। देखिए हम लोग का डंका कितना बजता है, और विदेशी तक इसको ट्वीट कर रहे हैं।
ये पढ़िए ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा। अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा, अमेरिका। अगली लाइए, मैं खाली स्क्रीनशॉट वहां से लिया, तमाम दिक्कतें। तेहरान में 66 अमेरिकी को बंधक बनाया अमेरिका। ठीक है, हो गया ना। ये पूरी खबर ये थी कि मोहतरमा अंजना कश्यप ने खबर ब्रेकिंग जोरदार तरीके से की कि वही जो कैरोलिना लेविट है, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उसने सुबह जो, रोज वो भी मीडिया के सामने आती है, तो उसने जो सुबह बोला था उसी के हवाले से जो है इसको ब्रेक किया, ये ब्रेकिंग न्यूज, कि ईरान में अमेरिकी दूतावास, तो पूरा हम वीडियो आप सुनेंगे तो आप लोग कि ईरान में अमेरिकी दूतावास में आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया, और बकायदे कह रही हैं कि अब तो दबाव बढ़ गया अमेरिका पर, अब उन्हें युद्ध जीतना पड़ेगा 66 को बचाने के लिए, दबाव बढ़ गया है। गजब ये हुआ कि जिस भी एक्सपर्ट को, वो उनका संवाददाता था, एक्सपर्ट था जो भी, उसी ने 1.5 मिनट बाद जब उसकी बारी आई तो उसी ने बेइज्जत कर दिया। ये बहुत क्लियर कट है, किसी को भी पता होना चाहिए, जो लोग भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पत्रकारिता कर रहे हैं, बताइए इन लोगों को 30-30 साल 25-25 साल हो भी गए। 1979 के बाद ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास ही नहीं है, और अमेरिकी दूतावास में बंधक बनवा दिया 66 अमेरिकियों को, और कहा अमेरिका को जीतना पड़ेगा। बेसिकली वो, अच्छा सुना भी ढंग से, खबर भी नहीं सुनते ना। जो कैरोलिना लेविट है उसने कहा था, लेकिन क्या कहा था पता है आपको हेमंत भाई? उसने जो 1979 की इस्लामिक क्रांति थी उसका जिक्र किया था कि उस समय जब इस्लामिक क्रांति हुई थी तो जो यूएस एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी को पे कब्जा कर लिया था और वहां पर 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। उनको तो हालांकि उस समय बंधक बनाया था, छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत लंबा मशक्कत करना पड़ा था, अमेरिका बहुत जो है नाक घिसनी पड़ी थी। तो वो 1979 का आज की तारीख में, क्योंकि वो तो दिन भर उनके जितने, चाहे मार्को रूबी आवे, चाहे पीटर हेगसेट आवे, चाहे ये लेविट आवे, चाहे ट्रंप आवे, सब के सब किसी न किसी तरह इस अटैक को जस्टिफाई करने के लिए उलझुल बातें करते हैं। उस समय ऐसा हुआ था, उस समय यही कर रहा हूं। उसने 1979 की बात की थी, और हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल, अब इसे समझ लीजिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए थी दूर, बुद्धि कोई ठिकाना नहीं है और खाली डंका बजाना है। उस 79 वाली घटना की उन्होंने ब्रेक कर दिया कि तेहरान में बंधक बना लिए 66 अमेरिकियों को, अब अमेरिका के लिए युद्ध जीतना बड़ा जरूरी हो गया है, अब नहीं जीतेंगे तो फंस जाएंगे। बताइए, अब आप भी पत्रकार हैं, कुछ सीखिए पत्रकारों से, कुछ सीखिए। नहीं आशीष भाई, मैंने तो कहा था ट्रेनिंग के लिए चलना पड़ेगा आपको, आप चले नहीं वहां पे। देखिए 47 साल पुरानी घटना को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश करना, ये भी एक कला तो है ना। 1979 से लेकर के आज 2026 आ गया, तो 47 साल पुरानी खबर, उसको आज क्या कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया एम्बेसी के ऊपर। वो भाषा भी अमेरिका की भाषा थी उस टाइम की। और ये देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना आशीष भाई, मैं वही कहता हूं, आप लोग गड़बड़ हम सब करते हैं, इनकी चर्चा करते हैं, ये चर्चा के पात्र नहीं है, ये केवल रहम के पात्र हैं, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको यही डिफर करता हूँ, पता है क्यों? मैं खाली लोग आपको 5 मिनट इस पे बोलना है, 5 मिनट स्टॉप वॉच से। ये रहम के पात्र नहीं है, ये इस देश पर रहम नहीं कर रहे, इतने बेरहम है ये। इनको इस देश पर रहम करना चाहिए, पत्रकारिता छोड़ दें, चैनल का शटर डाउन कर दें, इस देश पर रहम करें। ये देश पर नहीं रहम कर रहे हैं, हम इन पे क्यों रहम करेंगे? ये इस देश को जितना बुरा करते हैं, मैं गांव खेड़ा जाता हूँ, गांव कस्बे, आप भी थोड़ा बहुत तो जाते होंगे, मैं अभी भी देखो, आप कहीं भी शादी ब्याह कहीं ऐसा होता है मौका, तो मैं गाँव कस्बे, अभी भी लोग पता है क्या कहते हैं मुझसे, मेरे दोस्त मित्र कहते हैं, जब कोई चर्चा होती, कहते हैं यार आप जो बता रहे हो ये सही है, हमने उस पे आज तक पे जी न्यूज पे ऐसे से देखा था, तो ये बता रहे थे, एकदम आप तो एकदम उल्टा बता रहे हो। तो उनकी निगाह में लगता है कि यार वो आज तक और जी पे सब आया था, सही होगा, ये हमारा दोस्त है, तो दोस्त तो वैसे भी कभी बड़ा नहीं होता है, तो यही गलत बता रहा होगा, इसकी कितनी बुद्धि है। वो सब टीवी में इतना बड़ा बड़ा ज्ञान लेकर बैठते हैं, वो ज्यादा जानकार है, वो इतने बड़ी बड़ी टेलीविजन चल रही है, हमारा दोस्त आशीष चित्रांशी, इसको इसी बुद्धि कम होगी।
इन्होंने इतना डीप पेनिट्रेट किया है इस देश के आम आदमी के दिमाग को ना, इन पर रहम। आशीष भाई, मेरा कहने का मतलब कुछ और है, मैं उस पर थोड़ा सा बता दूं आपको कि इन लोगों को स्टार इस तरह की चर्चाएं ही बनाते हैं, अदरवाइज दे आर यूजलेस पीपल। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हुए, ठीक, चुनाव आयोग ने किए। मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर इससे भी बड़े चैनल के स्टूडियो में लाइव बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था। ऑल ऑफ ए सडन अमेरिका के अंबाला के अंदर हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, ठीक। ब्रेकिंग न्यूज जैसे चलती है तो हमें रोक करके, महोदया का नाम लेना ठीक नहीं है वरना तो आप भी अपना चक्कर खा जाओगे, आपके भी बड़े प्रिय हैं वो, तो छूटते ही उन्होंने कहा, ब्रेकिंग न्यूज जैसे आई और उन्होंने किसी को कनेक्ट किया चंडीगढ़ में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, वो जैसे लाइव लग लेते हैं उनको, हमारे वाला बीच में रोक करके। तो स्टूडियो में बैठे तो पता है क्या सवाल पूछ रही है, क्या हुआ, कितने बजे हादसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सीनियर एंकर, आपकी भी बड़ी परिचित है। और छूटते ही अगला सवाल कहती है कि मिग में कितने यात्री सवार थे, लाइव स्टूडियो में बैठे हुए। कहीं हम। हाँ। और उसके बाद जो मैंने उसको कहा लाइव उसके ऊपर ही, मतलब आप जैसे वो चीखते हैं ना एकदम, जैसे मिग बस अभी यही स्टूडियो पे गिरने वाला है, ये है वो जो माहौल क्रिएट किया। तो उसके बाद वो लेडी मेरे सामने, उस दिन हम शाम तक उस स्टूडियो में थे, वो मेरे सामने ही नहीं आई उस दिन के बाद। मैंने कहा यार, फाइटर एयरक्राफ्ट गिर रहा है, तुम यात्री पूछ रहे हो, कुछ तो कॉमन सेंस होगी। तो यहां पर ये नहीं है चिप लगवा देंगे नोट के अंदर, फलाना कर देंगे। इन्होंने मूर्खता के नए नित नए आयाम स्थापित कर गए। और मेरी शिकायत क्या रहती है आप लोगों से, सारे जितने भी साथी सोशल मीडिया पे, कि यार इनका नाम मत लिया करो, ये और ज्यादा पॉपुलर होते हैं। जो राइट विंग फिर इनको और बड़ा देवता मान लेता है, ओहो आशीष चित्रांशी और हेमंत त्रि इनको गालियां दे रहे थे, ये तो वास्तव में महान है। यहाँ क्यों डिफर करता हूँ हेमंत भाई, हमारी आपकी रीच ना, इसमें इसमें इनकी खूबी नहीं है, हमारी आपकी रीच, हम टीवी के मतलब टीवी में ही हमने अपना 2 दशक उसी में खपाया है, इसलिए उस अनुभव पे बताऊं। हमारी आपकी रीच 2 लाख 4 लाख 5 लाख, बहुत बढ़िया वीडियो कुछ कर दिया, कई बार तो बहुत अच्छा करते हैं तो भी 20-50 हजार लोग देखते हैं, बहुत होता है तो लाख 2 लाख 5 लाख की रीच हमारी है। मान लो हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी 10 लाख 15 लाख की रीच, यही इतनी है ना भैया, इतना है ना। क्यों, ये हमारी औकात नहीं है कि हम इनको सेलिब्रिटी या सुपरस्टार बना दें, ये बड़ा कड़वा सच है। इनको परिस्थितियां बनाई हैं, इनको एक्सपोज करना जरूरी है। इनकी परिस्थितियां क्यों, आपको पता है कितना हैवी डिस्ट्रीब्यूशन, एक, हम विषयांतर हो रहे हैं, क्षमा करेंगे दर्शक, क्षमा करेंगे, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, क्षमा करें। एक टेलीविजन चैनल के 1 महीने के डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो ओवरऑल की हर घर में टीवी में वो दिखे, 1 महीने के डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो नेशनल चैनल हैं, जो बहुत बड़े चैनल ये सब जैसे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, करोड़ों का खर्च है, करोड़ों का। हमारी हजारों में कमाई है, उनका सब छोड़ दीजिए, सारा स्ट्रक्चर सैलरी वैलरी सब छोड़ दीजिए, केवल डिस्ट्रीब्यूशन, एयरटेल, टाटा स्काई, डिश टीवी, डेन, जितने ये वो है ना आपके घर तक टीवी पहुंचाने वाले, एक एक जो है एक साल का करोड़ों रुपए चार्ज करता है। सबसे कम जो लेता है वो 2 करोड़ 3 करोड़ लेता है पैन इंडिया का, पैन इंडिया। अब ऊपर जाते जाइए, डीडी डायरेक्ट है, इसकी नीलामी होती है, 1 साल का डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा लगता है, नीलामी में बोली लगती है 16-17 करोड़ रुपए। डीडी डायरेक्ट जो गांव गांव तक जिससे पहुंचता है, 16-17 करोड़ 20 करोड़ की बोली लगती है। आप सोचिए 2 करोड़ रुपए, करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए हर महीना सिर्फ डीडी डायरेक्ट जो गांव तक जाता है उस पे चैनल दिखे इसके लिए पे करते हैं। मतलब हर महीने 10 करोड़ रुपए महीने का बजट है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये घर घर में, और घर घर में आप जाएंगे, कितना भी यूट्यूब पॉपुलर हो गया, इस बात से मेरे कोई साथी नहीं इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे अभी भी अड़ा हूं, क्योंकि गांव में जाइए ना, हमारा भी एक अपना इकोसिस्टम है, हम उसी इकोसिस्टम में रहते हैं। हमको लगता है कि हम ही जो दिखा रहे हैं वही सब लोग देख रहे हैं, हमको 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग देख रहे हैं। 143 करोड़ का देश है हेमंत भाई, 143 करोड़ का देश, इतनी बड़ी आबादी है। गांव गांव जाइए, उनको पता है, वो टीवी दिन भर वहां पर चलता रहता है, ऐसा टीवी दिन भर होता रहता है, मोदी जी का डंका बजा, मोदी मोदी हो रहा तेज तेज आवाज में, और घर के सारे बूढ़े और वो जो है
जवान बैठे रहते हैं खाली टाइम में। भैया मोदिया जब से आए डंका बजाई, हम ऐसे बतियाते हैं, मोदिया कुछ केहू करे, मोदिया देश का नाम तो बड़ा कई देश, यही बोलते हैं लोग। इस देश का कॉमन परसेप्शन ऐसे नहीं डेवलप किया गया। इस देश में नरेंद्र मोदी के सर्वाइवल में सबसे बड़ी भूमिका इस देश की मीडिया की है, सबसे बड़ी भूमिका। नो आईटी सेल, नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं। 3 दिन के लिए इस देश में मीडिया बंद करवा दीजिए, सच ना दिखाना, खाली शटर डाउन कर दे, आप देख लो चौथे में नरेंद्र मोदी कुर्सी के चारों पाए टूट जाएंगे। खैर इसमें अपनी अपनी वो है, लेकिन मैं उस सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं गांव खेड़ा में विशुद्ध देसी आदमी हूं। मैं गांव में मेरी बातचीत तो सबसे होती है विशुद्ध, सब देख, आप जाओ ना टीवी देखो, टीवी चला फुल वॉल्यूम में बैठे रहते हैं। मोदिया नाम तो बढ़ाइस है, बढ़ाइस है भैया। विदेश में जे डंका बाजता, जेहल जाता ना मोदी ओइजे मोदी मोदी नारा लगाता, ओ हो देखो। तो ऐसे होता है भोजपुरी अवधि जहां जिस क्षेत्र में लोग ये है। तो ये एंकर वही करते हैं। अब ये तेहरान और छाछठ अगर आप हम नहीं बताएंगे ना, ये घंटों में फैल जाएगा पूरे उसमें। ईरान वाला मोदी सही है, एकदम कर रहे हैं ईरान के साथ। ईरान में सब आतंकी हैं, छाछठ आदमी बंधक बना लिए सब। इनको जाहिलों को पता ही नहीं है, ये एंकरों को बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। ये कहीं कृपा के पात्र नहीं है, ना रहम के पात्र हैं। इन से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस देश पर रहम करो, आप लोग इस देश पर रहम करो। उतनी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, घर बैठ जाओ मुंह बंद कर लो, तो चंदा मिला करके कुछ पहुंचवा दे हम। हाँ भाई रहम, इनसे इनसे रहम की गुहार में मांग करता हूँ कि रहम करो प्रभु, आप लोग देवियों रहम करो। इजाजत दीजिए हमें, क्षमा पहले मांग चुका हूँ, कार्यक्रम लंबा हो जाता है, क्या करें। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।